यौगिक कंसेप्ट ऑफ माइंड। माइंड क्या है? तो जैसे कि बताया गया है हमारे यौगिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, देयर आर 4 अंतःकरण। अंतःकरण जो टर्म यूज किया गया है, उसमें उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। वो है मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मतलब मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन मतलब जो बॉडी का हमारा एक जो कि मतलब उसको किसी भी तरीके से बॉडी फिजिकल पार्ट नहीं बोला जा सकता, एक थिंकिंग पार्ट, उसको बोला जाता है मनस या फिर माइंड। दूसरा है चित्त, जो कि उन सब चीज़ों जो भी मन सोचता है उन सारे डेटा को स्टोर करने का जो काम करता है वो है चित्त। तीसरा चित्त को मेमोरी भी बोला जाता है। बुद्धि, तीसरा जो अंतःकरण का पार्ट है बुद्धि, वो है द डिसाइडिंग पार्ट। मतलब मन में विचार आने के बाद वो विचार कहाँ स्टोर हो जाते हैं? चित्त में। फिर विचार स्टोर हो जाने के बाद बुद्धि उन पे एक डिसीजन लेती है कि वो विचार किस तरीके के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, दुख भरे हैं, ये जो भी। तो डिसीजन लेने का काम बुद्धि करती है, जिसे कि इंटेलेक्ट कहा जाता है। चौथा है अहंकार, द कंट्रोलिंग पार्ट, या वो जो रिएक्ट करता है या जो कंट्रोल करता है उसे ईगो कहा जाता है। तो ये 4 पार्ट इसलिए समझे क्योंकि हम देखने जा रहे हैं यौगिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए? मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए। कि क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है योगा इन एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ध्यान से पढ़ना। और ध्यान से पढ़ने के लिए उनको अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात उनका कंसंट्रेशन, जो कि अभी के टाइम में बिल्कुल बहुत ज़्यादा लैकिंग होता है कंसंट्रेशन का। बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उनके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि वो बार-बार उनके डिसीज़न चेंज होते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन होता है आज के टाइम पे कि कभी वो कुछ डिसीज़न लेते हैं, कभी वो कुछ डिसीज़न लेते हैं, और इसका रीज़न ज़रूरी नहीं कि ओवर नॉलेज हो। उसके रीज़न बहुत से हो सकते हैं, बिकॉज़ वो फ़ोकस्ड नहीं है। तो इसलिए हमको उनके मन के कंसेप्ट को, उनके माइंड के कंसेप्ट को, उनके मेमोरी के कंसेप्ट को समझना है। तो मेमोरी इंक्रीज़ करने की बात तब होगी जब मेमोरी है क्या वो समझा जाएगा। तो मेमोरी मतलब चित्त, जो कि स्टोर करने का काम करता है, जो कि अंतःकरण का एक पार्ट है। अब आती है बात वही चित्त जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। चित्त, या जिसको बोला जाता है मेमोरी। ये मेमोरी काम कैसे करती है स्टूडेंट्स में? अभी हम मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए योगा थेरेपी या यौगिक ट्रीटमेंट देख रहे हैं। तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी का फंक्शनिंग किस तरीके से होता है। तो मेमोरी सबसे पहले काम करती है थ्री फोल्ड। जो उसका प्रोसेस है मेमोरी का वो है, फर्स्ट इज़ रिकॉर्ड। मतलब कि जब भी हमको कोई चीज़ याद करनी है, मेमोराइज करनी है, तो सबसे पहले हम अटेंशन के साथ, फोकस के साथ उसको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। अगर आप टीवी के थ्रू या बुक्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, टीवी में कुछ देख रहे हो, लैपटॉप में ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी आँखें जो भी इन्फॉर्मेशन ले रही हैं, उसको वो फ़ोकस और कंसंट्रेशन, अलर्टनेस के साथ में क्या कर रहे हैं, माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है ये सब, ठीक है? दूसरा जो उसका पार्ट है वो है रिटेन। रिटेन मीन्स वो जो चीज़ आपने कंसंट्रेशन के साथ सुनी, देखी, पूरे फ़ोकस के साथ, अब जो माइंड में स्टोर हो गई चित्त में, ये जो मेमोरी का काम है वो क्या है, रिकॉर्ड करना है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, चित्त में। अब उस चीज़ को ज़रूरत पड़ने पे, जैसे कि आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करी, आज पढ़ा, लेकिन आज पढ़ने के बाद में आपका एग्ज़ाम आज से 10 दिन के बाद है, तब तक आपने बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ कर लिए, घर के काम, बाहर जाना, बहुत सी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, वो सब कर लिए। अब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप फिर से उसको रिवाइज़ करने बैठे, तो क्या करते हैं हम, उन सब चीज़ों को रिकॉल करते हैं, उन सब चीज़ों को रिमेंबर करते हैं। ये कहलाता है रिटेन।
दूसरा पार्ट। अब है तीसरा पार्ट, रिकॉल। रिकॉल मीन्स रिलैक्स एंड लिंक, मतलब कि वो जो रिपीट किया था, मतलब रिपीट मतलब बार बार उसका रिपीटेशन किया था। पहले किया फोकस और कंसंट्रेशन के साथ, सुना, देखा, समझा। उसके बाद उसको बार बार हम पढ़ाई करते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, बहुत बार बार एक ही चीज़ को बार बार रटते रहते हैं, वो होता है रिटेन। और फिर जब एग्ज़ाम वाले दिन फाइनली क्या करते हैं, उस चीज़ को पूरा रिकॉल करते हैं माइंड में कि हमने क्या पढ़ाई किया था, अब हमको फिर से पूरा का पूरा लिखना है एज इट इज़ एग्ज़ाम में। तो ये हुआ रिलैक्स एंड लिंक। अब ये जो साइंटिफिक एक तरीका बताया, साइंटिफिक प्रोसेस बताया मेमोरी का, इसको हमारे यौगिक टेक्स्ट में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? इनको बोला गया है श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। मीन्स श्रवणम मीन्स इफेक्टिव लिसनिंग, मननम मीन्स रीजनिंग एंड स्टोरिंग, मनन किया। श्रवण मतलब सुनना, ध्यान से सुनना। मनन मतलब उसको स्टोर करना, बार बार उसको रिपीट करना, मन मन में याद करना, कभी बोल बोल के याद करना। वो सब हुआ रीजनिंग एंड स्टोरिंग। मतलब हम जब किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं, चलते फिरते हम, जैसे हमको कोई चीज़ याद करनी है, कई बार पीरियोडिक टेबल वगैरह याद करनी पड़ती थी, कोई मैथ्स के फॉर्मूलाज याद करने पड़ते थे। तो हमको पता है कि मैथ्स के फॉर्मूलाज में कोई कोई लॉजिक तो होता नहीं है। ये ए एक्स इक्वल टू वाई या समथिंग कुछ ऐसे है। तो आप कैसे उसको याद करोगे? आपको बार बार चलते फिरते उसको देखना पड़ेगा। देखते देखते वो माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जिस चीज़ को हम बार बार रटते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो ऐसे हुआ श्रवणम, दूसरा मननम, और तीसरा है निधिध्यासनम, मतलब रिकॉलिंग एंड यूटिलाइजिंग द नॉलेज। आपने जो रिकॉर्ड किया था, आपने जो बार बार अपने माइंड में उसको याद किया, उसको मेमोराइज किया, और फिर टाइम आने पे उसका यूटिलाइजेशन इज निधिध्यासनम। तो ये हुआ हमारी मेमोरी का प्रोसेस, कि मेमोरी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब आएगी बात, ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? हमारे ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, हमारी मेमोरी कहाँ, हमारे ब्रेन का पार्ट है ना। मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? मेमोरीज कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना मेमोरी में कुछ भी स्टोर होना पॉसिबल नहीं है, वो है हमारे ब्रेन के, या ऐसे कह लीजिए हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट, उसका सेल। जैसे कि बॉडी में हर एक चीज़ किससे बनी होती है? पूरी बॉडी का फंक्शनल यूनिट है सेल। वैसे ही नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट भी सेल ही है। जब सेल ही है तो अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? सेल्स के नाम अलग होते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग हर सेल का नाम अलग होता है। नर्वस सिस्टम का सेल है तो न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन वर्ड सुन के हमको घबराना नहीं है कि न्यूरॉन मीन्स क्या। नर्वस सिस्टम का सेल न्यूरॉन, न्यूरॉन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब क्या होता है जब हम योग करते हैं? अब आती है बात योग की और मेमोरी की। योग क्या करता है? एम्फेसाइज करता है अभ्यास को, रेगुलरिटी को, रिदम को एंड रिपीटेशन को। आपने देखा है योग में हमेशा बोला जाता है कि रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, डेली वही आसन करिए, तब जाके बॉडी हेल्दी रहेगी, और बॉडी के साथ साथ माइंड भी हेल्दी रहेगा, दोनों कनेक्टेड रहेंगे। तो क्यों बोला जाता है? जब हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं रेगुलरिटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं चीज़ें। और ऐसे ही प्राणायाम का अभ्यास करते करते माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और जब उसका फिजियोलॉजी क्या है प्राणायाम की, कि जो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं था ब्रेन में, ब्रेन के सेल्स में जो जो न्यूरो थे, वो ठीक से नहीं थे वहाँ पे, मतलब वहाँ पे मैसेज जल्दी जल्दी ट्रांसमिट नहीं हो रहा था। प्राणायाम करके हमने क्या किया? अपने ब्रेन में उस प्रोसेस को रेगुलेट किया।
उससे क्या हुआ, ब्रेन हुआ स्ट्रेस फ्री और हमारी मेमोरी स्ट्रांग हुई. When we mindfully and consciously perform techniques of yoga repeatedly, we create neural pathway that get stronger and stronger with time. तो हमारा जो न्यूरल पाथवे होता है, न्यूरल पाथवे का मतलब होता है एक सेल से एक न्यूरॉन से जुड़ा हुआ दूसरा न्यूरॉन, और वो उनका काम क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में मैसेज को पहुंचाना और फिर ब्रेन से वापस मैसेज ले जाके बॉडी के उस पार्ट को देना जहाँ पे उस मैसेज की ज़रूरत है. जैसे हम बहुत बार वो एग्जाम्पल लेते हैं गरम यूटेंसिल का, कि अगर आपने गरम यूटेंसिल छू लिया, टच कर लिया, तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हमको क्या करना होता है. हमारा ब्रेन डिसीजन ले लेता है कि ये हार्मफुल है, ये गरम है ये बर्तन, या फिर कांटा चुभ गया तो ये हार्मफुल है. तो क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बॉडी में कुछ हार्म हो सकता है हमको. ठीक है, तो वो क्या होता है, इमीडिएटली हमारा हाथ पीछे हम खींच लेते हैं बिना कुछ सोचे हुए. तो ये क्या बताता है कि हमारा न्यूरल पाथवे स्ट्रांग है. लेकिन हमने देखा है कि जो बहुत ओल्ड एज होते हैं, जिनको कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, वो लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनका जो न्यूरॉन्स है ना, उनका जो पाथवे है वो स्ट्रांग नहीं होता, वो बहुत स्लो काम करता है या काम नहीं भी करता. ठीक है, तो बिकॉज हम मेमोरी पे जा रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए इन सबको डिस्कस कर रहे हैं. यू लॉस दैट विच यू डोंट यूज़. जो आप वो चीज़, जो चीज़ को आप यूज़ नहीं करोगे, मतलब कि ब्रेन को अगर हम एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं किसी तरीके का, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन धीरे धीरे बहुत स्लो काम करने लगता है, हमारी मेमोरी धीरे धीरे बहुत वीक हो जाती है. जैसे कि ओल्ड एज में हमको कुछ याद नहीं रहता और हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि अब तो उम्र हो गई, अब नहीं याद रहेगा. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को काम करना बंद कर दिया. जो जॉब था वहाँ से रिटायरमेंट हो गया, घर की चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते बिकॉज हमारी एज हो गई है, तो हमने माइंड को एक्सरसाइज करवाना बंद कर दिया. इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है, मेमोरी का लॉस होता है और साथ ही साथ हमारा न्यूरल पाथवे है वो थोड़ा वीक होने लगता है. तो योगा इन सब चीज़ों में हेल्प करता है. वो एजिंग प्रोसेस को भी इसीलिए स्लो डाउन करता है बिकॉज एजिंग का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता लोगों पे. तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रेन की और मेमोरी की. तो कैसे योगा कैसे काम करेगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा योगा का. नीचे से ऊपर की तरफ एक एरो दिख रहा होगा आपको. इंटीग्रेशन ब्रेथ पैटर्न विथ कोऑर्डिनेटेड स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स. जब हम अपनी ब्रेथ पे काम करना शुरू करते हैं, योग में क्या करते हैं हम, अपनी अल्टीमेटली अपनी ब्रेथ पे काम करते हैं, चाहे वो आसन हो चाहे वो प्राणायाम हो. हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, हम अपनी ब्रेथ को रेगुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, इनवॉलंटरी मतलब हमारे सांस लेने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप आती जाती रहती है, दिन भर हम सांस लेते हैं, हमको याद भी नहीं रहता हमने कितनी बार सांस ली. लेकिन योग में हम क्या करते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं. ठीक है ना, साथ ही साथ उस पर फोकस करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट मोमेंट पे फोकस करते हैं. तो धीरे धीरे इस तरह की प्रैक्टिस से क्या होने लगता है, प्राणो प्राण मतलब हमारी जो इनहेल एक्सेल है, हमारी ब्रेथ है, वो धीरे धीरे एकदम जो शैलो ब्रीदिंग है ना, वो हमारी डीप ब्रीदिंग होने लगती है. शैलो धीरे धीरे डीप में बदलती है, और जैसे जैसे हमारा ब्रेथ डीप डीपर और लॉन्गर होगा, वैसे वैसे हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आता जाएगा. ये एक मैकेनिज्म है योगा का. माइंड कंट्रोल में आएगा मतलब, माइंड कंट्रोल में आने का अर्थ क्या है, ऐसा नहीं कि हम जो उससे करवाएंगे, उसमें जो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है जो हमको रिलैक्स नहीं होने देती, हमको स्ट्रेसफुल फील होता है, उस सिचुएशन से हमको बचाता है और हमारी थॉट प्रोसेस को कम कर देता है प्राणायाम. उससे क्या होता है, जब ज़्यादा विचार नहीं आएंगे तो आपको मन शांत लगेगा, सिंपल सा है. तो ऐसे करते करते हमारी ब्रेथ के साथ साथ हमारे इमोशंस भी बैलेंस हो जाते हैं. जो भी योग करता है, प्राणायाम करता है, वो एक कुछ टाइम के बाद, रेगुलर रहने के बाद उसको ये चीज़ फील होती है कि अब मुझे स्ट्रेस फील नहीं होता.
चाहने के बाद में भी वो ओवर स्ट्रेस्ड फील नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं फील करते अपने आप को कभी भी। तो इस तरीके से क्या होता है, उनका पूरा ओवरऑल जो फंक्शनिंग है बॉडी का वो इम्प्रूव हो जाता है। इस तरीके से योग काम करता है ब्रेन पे। प्राणों के कंट्रोल से शुरू होकर वो धीरे धीरे ब्रेन को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। और देखिए, जब कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, तो ब्रेन का जो फंक्शनिंग एक्चुअली है, वो सब चीज़ें साइड रह जाती हैं और वो स्ट्रेस से इतना फुल हो जाता है कि वो दुखी और परेशान रहने लगता है, बाकी सब भूल जाता है कि मेरा क्या रोल है बॉडी में। ठीक है, तो आगे ब्रेन का क्या रोल है वो समझेंगे। ये जब जब सारी चीज़ें हो गई कि उम, उनका जो इमोशंस है उनके कंट्रोल में आ गए, जिसने भी योग को प्रैक्टिस रेगुलरली किया, तो क्या होगा अल्टीमेटली, हेल्थ, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है उनकी, वो इम्प्रूव होगी। और उसके बाद एक हाईएस्ट मेंटल, इमोशनल और सोशल, इसके अलावा स्पिरिचुअल पोटेंशियल को वो अचीव कर पाएंगे। मतलब उनको हर तरीके से ब्लिसफुल जो स्टेट होती है वो अचीव हो जाती है। अब उसके बाद ये जब ब्लिसफुल स्टेट आ जाती है, मतलब एक आनंद वाली अवस्था जो बोलते हैं, आनंद इन द सेंस, कभी उसको आनंद बोला गया है और कहीं बोला गया है कि ना ही वो आनंद और ना ही दुख, कुछ नहीं होता। जब हम एक ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं ना, तो सब कुछ ठीक लगता है कि सब कुछ ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे स्ट्रेसर्स जो हैं, ओमनी प्रेजेंट स्ट्रेसर्स का क्या मतलब है, सर्वव्यापक, हर जगह पे स्ट्रेसर्स हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा घर, कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो स्ट्रेसर नहीं बन सकता। हुँ, तो वो जो ओमनी प्रेज़ेंट स्ट्रेसर्स हैं सर्वव्यापक, जिसे बोलते हैं ना भगवान सर्वव्यापक हैं, कण-कण में भगवान हैं। आप उनके मंदिर से बाहर निकल जाओगे, दूसरे मंदिर जाओ या अपने घर आओ या रास्ते में रहो या कहीं पे भी रहो, भगवान सब जगह प्रेज़ेंट है ना, वैसे ही स्ट्रेसर सब जगह प्रेज़ेंट है जो हमको दुःख तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। लेकिन हम योग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि वो स्ट्रेसर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते फिर। तो इस तरीके से हमने अपने माइंड को, इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया आसन और प्राणायाम से। ठीक है, अभी आसन और प्राणायाम कौन कौन से करने हैं पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद सुपर ब्रेन योगा समझेंगे। देखिए, ब्रेन के ये रोल थे, लेकिन स्ट्रेस की वजह से हम किसी भी पार्ट को ब्रेन के ठीक से यूज नहीं कर पा रहे थे। जो अपर साइड में जो हमारे ब्रेन का पोर्शन है वो अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हम अटेंटिव तभी रह पाते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा किसी को नींद आती है ना, तो उसका सर एक साइड में थोड़ा बेंड हो जाता है, कभी सीधा स्ट्रेट बैठ के आप सो नहीं सकते, क्योंकि वो अटेंशन वाला पार्ट ही है हमारे ब्रेन का। तो जब थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं ट्रेन में, बस में बैठे हुए हम, साइड में किसी के शोल्डर पे कभी कभी हमारा सर टच हो जाता है, बिकॉज हम अटेंटिव जब तक रहेंगे हमारा सर सीधा रहेगा, लेकिन जैसे ही अटेंशन लूज़ करते हैं धीरे-धीरे से, किसी भी कारण से नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, तो धीरे-धीरे हमारा सर एक तरफ झुकते जाएगा और ब्रेन का, बिकॉज़ उस पार्ट का वो काम ही है। सामने का साइड है फ़ोकस, ऐसे ही मेमोरी, स्पीड, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और अवेयरनेस, सभी चीज़ों के लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। तो मेमोरी भी अपना काम कम कर देती है, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो मेमोरी ठीक से काम नहीं करती, अटेंशन ठीक से काम नहीं करता, फोकस नहीं रह पाते, मतलब ब्रेन का जो रोल है ना वो ब्रेन कर ही नहीं पाता। ठीक है, यौगिक मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए कि मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, हमने देख लिया ब्रेन के कौन से पार्ट के लिए मेमोरी के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अटेंशन के लिए कौन सा पार्ट है, कंसंट्रेशन के लिए क्या है, सारा कुछ चीज़ें ब्रेन की ही है। तो ये अटेंशन, कंसंट्रेशन और मेमोरी, इन सबको इंक्रीज करने के लिए यौगिक मैनेजमेंट क्या कहता है, तो जो इन्वर्टेड पोजेस होते हैं, इसके अलावा बैलेंसिंग पोजेस, और प्राणायाम में भस्त्रिका, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, क्रिया में कपालभाति,
रिलैक्सेशन टेक्निक में योग निद्रा, ध्यान में ओमकार ध्यान। ये मेन है, बहुत और सारी चीज़ें, सभी कुछ हेल्पफुल होता है देखा जाए तो। पैसिवली हेल्प करते हैं सारे आसन। कुछ आसन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो इन्वर्टेड पोजेज हैं। क्यों है इन्वर्टेड पोजेस? बिकॉज इन्वर्टेड पोजेस में हमारी बॉडी अपसाइड डाउन होती है। अपसाइड डाउन होने की वजह से क्या होता है, अपसाइड डाउन होने की वजह से क्या होता है, हमारे हमारे ब्रेन पे प्रेशर क्रिएट होता है, एक कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जैसे कि हमको किसी चीज़ को लाइक कुछ पार्ट हमारी फिंगर्स काम नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो डॉक्टर्स हमको क्या बताता है, एक्सरसाइज बताता है, स्क्वीज करिए, है ना, उसको एक्सरसाइज करवाओ। एक्सरसाइज करवाओ मतलब उसमें कुछ मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर ब्रेन की मेमोरी, ब्रेन का अटेंशन, उसका कंसंट्रेशन, ये जो उसकी फंक्शन है, जो उसकी फीचर्स ही हैं, वही काम नहीं कर रहे, तो ब्रेन पे कुछ काम होना चाहिए। तो जब हम इन्वर्टेड पोजेस करते हैं तो ये चीज़ बहुत आसानी से हो पाती है, ठीक है। दूसरा है बैलेंसिंग पोजेस। बैलेंसिंग पोजेस से हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। आपने कभी देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं, या बहुत ऐसे चंचल मन जिनका होता है, जो एक जगह पे बिल्कुल नहीं टिकते, एक विचार पे, एक थॉट पे नहीं टिकते, उनका बैलेंसिंग पोज उतना अच्छा नहीं होता। वो उनकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं रहती बैलेंसिंग पोजेस में। अगर 30 काउंट्स का है तो 15 के बाद ही उनको लगता है कि बस रिलीज कर दो। हो कर नहीं पाते वो, क्योंकि उनका माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। और बैलेंसिंग पोज का पहला रूल ही यही है कि आपको सिंगल पॉइंटेड अपना फोकस रखना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखना है पूरे आसन के टाइम में। जैसे ही हमारे मन में कोई थॉट आया, हमारा आसन, हम हमारी बॉडी अलाइनमेंट में नहीं रह पाती, हम बैलेंस नहीं कर पाते बॉडी को, और आसन हमको रिलीज कर देना पड़ता है अल्टीमेटली, या हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, है ना। इसलिए कंसंट्रेशन और मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जितने भी इन्वर्टेड पोजेज हैं, सभी बैलेंसिंग पोजेस, बैलेंस करने वाले लाइक ट्री पोज है, और नटराज आसना है, गरुड़ आसन बहुत अच्छा होता है बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए। उसके अलावा प्राणायाम में भस्त्रिका, भ्रामरी और नाड़ी शोधन। क्रिया में कपालभाति, रिलैक्सेशन में योग निद्रा, शवासन, और ध्यान में ओमकार। इसके अलावा ये तो हुई योगिक मैनेजमेंट की बात। अभी हम थोड़ा ये जो छोड़ दिया था मैंने एक स्लाइड, इसके अलावा एक जो चीज़ होती है सुपर ब्रेन योगा, ये योगिक मैनेजमेंट के अलावा एक जो चीज़ होती है सुपर ब्रेन योगा। अभी के आज के टाइम में कुछ स्टडीज, कुछ रिसर्चेस ऐसे हुए हैं जिनसे पता चला है कि एक योग ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, एक सुपर ब्रेन योगा जिसके नाम से जानते हैं। कुछ साइंस और जर्नल्स में जो पब्लिश हुए हैं, जो जो रिसर्चेस, लेटरली रिसर्चेस न्यूरो साइंस के, उनके अकॉर्डिंग पहले के टाइम में स्कूल्स में आपने देखा होगा कि कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते थे बच्चों से। वो जस्ट एक पनिशमेंट नहीं होता था, वो बच्चों के मेमोरी को, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज करवाया जाता था। उसका एक लॉजिकली वो काफ़ी करेक्ट था मीन्स है, तो उसका कुछ लॉजिक था, इसलिए वो चीज़ करवाई जाती थी बच्चों से। तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं ना, वो स्टिमुलेट होते हैं। और अगर ब्रेन में सेल्स सफिशिएंट नहीं है मेमोरी के लिए, जैसे मेमोरी वीक है, तो क्या होगा, वो एक्सरसाइज से नए सेल्स बनने लगते हैं, या फिर वो क्या होता है, माइग्रेट करते हैं ब्रेन के एक सेल से दूसरे सेल में जहाँ ज़रूरत है, तो नए सेल्स बनने लगते हैं इस एक्सरसाइज से, ऐसा रिसर्चेस से पता चला है। दिस इज एविडेंस दैट यू कैन मूव बियॉन्ड मोल्डिंग एंड शेपिंग द माइंड, यू कैन लिटरली क्रिएट अ न्यू ब्रेन। ये डॉक्टर सतबीर खालसा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से उन्होंने ये रिसर्च में बताया कि ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, जो कि मेमोरी और
कंसंट्रेशन के लिए और ये ओवरऑल उनके ब्रेन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल है। इट इज़ बियॉन्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये इट्स अ न्यूरोजेनेसिस, मतलब अपने आप ब्रेन में नए सेल्स का बनना, उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला एक्सरसाइज जो आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में। सुपर ब्रेन योगा, दिस इज नोन एज सुपर ब्रेन योगा। इसमें हम अपने राइट लेफ्ट आर्म से राइट साइड के और राइट आर्म से लेफ्ट साइड के जो लोब होते हैं हमारे मीन्स हमारे कान को कम्प्लीटली होल्ड करके और स्क्वेट्स करते थे। और वो स्क्वेटिंग में इनहेल और एक्सहेल होता था, लाइक एक्सहेल करते हुए नीचे बैठेंगे, एक्सहेल माउथ से करते हुए यू नीड टू सिट डाउन एंड कम अप विथ इनहेलेशन थ्रू द नोज। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करवाई जाती थी पहले स्कूलों में पनिशमेंट के नाम पे। धीरे धीरे ये सब बंद हो गया, पेरेंट्स को बुरा लगने लगा हमारे बच्चे को पनिशमेंट मिला। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसका लॉजिक नहीं पता था बट वो लॉजिकल थे। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है जिसको आजकल सुपर ब्रेन योगा के नाम से जाना जाता है। इससे नए सेल्स ब्रेन में बनते हैं और मेमोरी इम्प्रूव करने के काम आते हैं। अब जो सुपर ब्रेन योगा और योग, जो हमारा ट्रेडिशनल योग है, वो कैसे मेमोरी को इम्प्रूव करने का काम करता है। इट्स डीपन सेंसेस ऑफ परसेप्शन, हमारे मेंटल एंड अलर्टनेस को और फोकस को इंक्रीज करता है योग। मतलब हम जैसे हमने देखा कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसका काम ही है अलर्ट रहना, अलर्ट रखना। ब्रेन का पार्ट है, उससे पूरी बॉडी अलर्ट रहती है, अलर्ट पोजीशन में। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम झट से सो जाएंगे, हमको नींद लग जाएगी, चाहे कितना ही इंटरेस्टिंग लेक्चर चल रहा हो, कितनी ही इंटरेस्टिंग मूवी चल रही हो, लेकिन हमको जब हम अलर्ट नहीं रहते, वो ब्रेन का पार्ट ठीक से काम नहीं करता तो हमको नींद आ जाती है। तो योग इसको इम्प्रूव करता है, इस फंक्शन को, ब्रेन के अलर्टनेस और फोकस को। अब समझिए अगर अलर्टनेस और फोकस बच्चों में इंक्रीज हुआ, अगर वो रेगुलर योग करें, तो कितना उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए अच्छा होगा। केवल ज़रूरी नहीं है कि वो केवल एकेडमिक्स के पर्पज़ से हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात, ओवरऑल लाइफ में आने वाले चेंज, उनके चैलेंजेस की बात, कि उन सबको वो एक होपफुली अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को। तो हमको पता है योग एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास, जिसकी वजह से, जिसके साथ हम किसी भी समस्या से ओवरकम हो सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूसिंग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, जो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम में, ओवर इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा बच्चों को पता होता है ये सारा चीज़ें हैं, फ्यूचर करियर सब मालूम होता है, सारा नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो अपनी जहाँ उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए वहाँ वो लोग वीक रह जाते हैं। उनका ब्रेन का फंक्शनिंग उतना अच्छा नहीं होता, उनका अलर्टनेस उतना अच्छा नहीं होता, उनका फोकस अच्छा नहीं है। तो इसके लिए रिड्यूस भी कम करने का काम करता है ये डिस्ट्रैक्शन को। और इसके अलावा अवेकनिंग लेटेंट एरियाज, मतलब ऐसे कुछ ऐसी हमारे ब्रेन के कुछ ऐसी जगह हैं, छोटे छोटे ऐसे बहुत एकदम सूक्ष्म, लेटेंट मतलब एक अव्यक्त जिसको बोलते हैं, उन एरियाज को अवेकन करने का काम करता है। डोरमेंट जो कुछ होता है, वो भी सुप्त जगहों को भी वो जगा देता है, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है। उससे अटेंशन इंक्रीज होती है। दोनों साइड के हमारे जो हेमिस्फीयर हैं, ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों को एक्टिवेट करने का काम करता है। फैसिलिटेटिंग हेल्दी न्यूरोप्लास्टिसिटी, जैसे कि अभी हमने बात की थी, कि वो ब्रेन के सेल्स को, नए सेल्स को बढ़ाने का काम करता है ब्रेन में। और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी करता है, लाइक कोई एक ब्रेन का पार्ट काम नहीं कर रहा है तो माइग्रेट भी होते हैं योग के थ्रू द्वारा। ऐसे कह लीजिए कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कि नया ब्रेन बन जाता है जब हम ब्रेन पे काम करते हैं। एनहांसिंग द इनर सेंस ऑफ ईजी एंड वेलबींग, और अपने आप में एक एक बहुत अच्छा भाव, जैसे कि हम भी जो योग करते हैं,
अपने आप में एक सुकून, एक संतुष्टि की अनुभूति जो होती है, अ, उसका एक्सपीरियंस वो लोग कर पाते हैं। आसनों की बात हुई, प्राणायाम की बात हुई। प्राणायाम से क्या होता है? भस्त्रिका, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, नाड़ी शोधन, भ्रामरी। भ्रामरी वगैरह क्या करते हैं? हमारे ब्रेन के सेल्स में जब हम भ्रामरी करते हैं, आपने देखा होगा कि हम कान को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं भ्रामरी करते वक्त, सो दैट पहली चीज़ तो ये कि हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बाहर की दुनिया से, आउटर वर्ल्ड से। हमको सेंस ऑर्गन्स हमारे अपने आप को, जैसे वो कछुआ होता है ना, अपने आप को अंदर खींच लेता है जब कोई परेशानी उसको दिखती है बाहर, वैसे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहर का सब सुनना बंद कर देते हैं, और कान, ये दोनों ईयर लोब को क्लोज करके, कवर करके, जो हमिंग साउंड के वाइब्रेशंस को हम पूरे अपने ब्रेन में फील करते हैं, तो क्या होता है? एक रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट होता है, एक वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं हमारे ब्रेन में, और हमारा ब्रेन रिलैक्स फील करता है। किसी को देखा होगा आपने माइग्रेन के पेशेंट्स को, माइग्रेन के पेशेंट्स को बस भ्रामरी करवाने का यही रीज़न होता है। माइग्रेन क्यों हो रहा है? जो सेल्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो नाड़ियाँ हैं ना, अपनी योग की भाषा में बोले तो नाड़ियाँ हैं, उनमें अ, जो प्राणों का फ्लो है, जो ऑक्सीजन का और ब्लड का फ्लो है, वो कहीं रेगुलेट नहीं हुआ है, वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हेडेक है, इसलिए माइग्रेन है। भ्रामरी करने के बाद वो जो रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट होता है ना, उसकी वजह से ब्लड का फ्लो रेगुलेट हो जाता है ब्रेन में। हर जगह, हर सेल ऑक्सीजन से फिल हो जाती है, हर सेल में ब्लड अच्छे से जाता है। उस वजह से क्या होता है? धीरे धीरे उनका माइग्रेन रिड्यूस हो जाता है, और फिर उनको याद भी नहीं रहता कि कितने दिन पहले लास्ट उनको जैसे किसी को माइग्रेन रहा तो उनको एक लाइक, जस्ट लाइक, क्या बोलना चाहिए, एक स्ट्रोक की तरह ही होता है उनके लिए, एकदम से तेज सर दुखने लगता है, फिर उनको मेडिसिन लेनी होती है, तभी वो कम होता है। तो धीरे धीरे वो मेडिसिन लेना भी भूल जाता है। इस तरह से प्राणायाम और ये सारी क्रियाएं, ये सारे आसन हमारे ब्रेन पे काम करते हैं, और हमारी मेमोरी और हमारे कंसंट्रेशन, हमारे अलर्टनेस, इन सबको इंक्रीज करने का काम करते हैं। ओवरऑल हमारे ब्रेन के सारे फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि दिख रहा है पिक्चर में, हमारा ब्रेन दो भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो जो लेफ्ट ब्रेन है उसका क्या रोल होता है? ये लॉजिकली सोचता है, ये लॉजिकली सोचता है, क्या सही है क्या गलत है। एनालिटिक हो जाता है ये माइंड, एनालिसिस करना चाहता है हर चीज़ का, तभी मानेगा वो। जब तक उसको किसी कारण, चीज़ का कारण नहीं बताया जाएगा कि ऐसा मुझे क्यों करना है, तब तक वो लेफ्ट ब्रेन हमारा नहीं मानता, उसको लॉजिक चाहिए होता है, वो एनालिटिकल होता है। इसके अलावा राइट ब्रेन जो है, वो पैशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें हमारे राइट ब्रेन का, आर्ट्स, पोइट्री, थोड़ा इमोशनल, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो सब हमारे राइट ब्रेन का काम है। तो इस तरीके से जब हम ब्रेन पे काम करते हैं आसनों, प्राणायाम और क्रियाओं के द्वारा, तो हमारे ब्रेन के ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि इनके हर एक सेल में ऑक्सीजन का फ्लो, इनके हर एक सेल में ब्लड का फ्लो रेगुलेट हो जाता है प्राणायाम से। और सबसे ज़्यादा प्राणायाम का इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे। उसके बाद आसन, आसन की होल्डिंग से माइंड में स्टेबिलिटी आती है। ये जो मन चंचल होता है, और मन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन मतलब हम अभी चित्त की ही बात कर रहे हैं, जो कि माइंड से हमारा कनेक्टेड है। माइंड और ब्रेन दो अलग चीज़ें हैं, हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माइंड मतलब एक जो, जिसमें हम, ब्रेन मतलब एक फिजिकल चीज़ हो गई,
जो बॉडी को डिसेक्ट किया जाए तो ब्रेन दिखाई देगा, बट माइंड नहीं दिखेगा। माइंड मतलब मन से कनेक्शन है उसका। तो इस तरीके से योग हमको हेल्प करता है। सुपर ब्रेन योगा हमको हेल्प करता है मेमोरी को इंक्रीज करने में। ये जो सुपर ब्रेन योगा हम कई सालों से करते चले आ रहे हैं, हमारे पहले के जनरेशन, बट उसका लॉजिक क्या था वो हमको तब पता नहीं था। अब जब इस पर रिसर्चेस हुए हैं तो मालूम चला है कि ये स्कूल्स में बच्चों को पनिशमेंट के नाम पे इतनी अच्छी चीज़ दी जाती है जिससे उनकी मेमोरी, उनका अटेंशन, उनका फोकस इंक्रीज हो, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो।